So now we are going to discuss the factor affecting the rate of enzyme. वो फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं रेट ऑफ एंजाइम पर। ये फैक्टर क्यों अफेक्ट करते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम की नेचर होती है वो प्रोटीनियस होती है। सबसे पहला फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ एंजाइम पर वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के। हमारे पास एक पॉइंट आपने याद रखना है, थर्मोफिलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाइयर टेम्परेचर पर रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर रहने की आदी होती है। तो उनके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 70 डिग्री का 70 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं। ह्यूमंस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री है। इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बर्ड्स के लिए 40 से 41 होता है। थर्मोफिलिक एक्वाटिक वो जो हमारे पास जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर रह रहे होते हैं, उनके लिए हमारे पास जो है 120 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ टू मच। आर्कियोबैक्टीरिया के लिए हम मेंशन करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास जो है वो आर्कटिक स्नोफीलिया के लिए हम मेंशन करते हैं -10 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर लो हो गया है, लो टेम्परेचर को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जब हमें हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, हमारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, रिड्यूस टू मिनिमम। मिनिमम से भी जो है वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, टेम्परेचर लोअर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर हायर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, ज़्यादा हो गया, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, अपनी जो नेचर है उनकी, अपना जो काम करने की सलाहियत है वो ही खो देंगे। इसी वजह से हमारे पास कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ बुखार जो है वो इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, कि जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ हो गया और वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। नंबर 2 पर हमारे पास वो फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन या एंजाइम कंसनट्रेशन। एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इस तरह है कि अगर हमारे पास एक एंजाइम है तो वो पहले एक सबस्ट्रेट आएगा, उसको ख़त्म करेगा, उसको रिएक्शन उसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसको बाहर भेजेगा, फिर दूसरे के साथ करेगा, फिर तीसरे के साथ करेगा। भले आप 300 सबस्ट्रेट लेकर आ जाओ, भले आप 300 सबस्ट्रेट लेकर आ जाओ, अगर एक एंजाइम है तो वो एक एक करके ही रिएक्शन करेगा, वो एक साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। सबस्ट्रेट भले ज़्यादा हों, लेकिन एंजाइम के रिएक्शन का जो टाइम है वो वही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास 20 सबस्ट्रेट हैं और हमारे पास जो है वो 10 हमारे पास वो हैं, 20 सबस्ट्रेट हैं और 10 एंजाइम है, तब भी ऐसा ही है। 10 सबस्ट्रेट इंतज़ार में रखेंगे अपने आप को, जब वो वहाँ से रिएक्शन होकर जाएंगे तब भी वो आकर लेंगे। तो यही चीज़ है, अगर हमारे पास जो है सैचुरेशन नहीं हुई, अगर हमारे पास वैकेंसीज खाली हैं, जगह खाली है, तो रिएक्शन चलता रहेगा। अगर हमारे पास हम दो टाइम इंक्रीज़ करेंगे कंसनट्रेशन, तो 2 टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन सैचुरेशन हो गई, हमारे पास जो है वो एंजाइम जितने थे उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबस्ट्रेट हैं वो और भी हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इंक्रीज़ होने में टेम्परेचर के या रेट के। ठीक है, इंक्रीज़ करो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन तो हमारे पास जो है वो एंजाइम कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास जो है वो प्लेट्यू एक बराबर ही रहेगी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है कि अगर हमारे पास एंजाइम भी बढ़ा रहे हैं, कंसनट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं, तो रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसे टाइम जहाँ पर एंजाइम और कंसनट्रेशन को हमने बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है एंजाइम उतने ही हैं, तो हमारे पास जो है वो एक प्लेट्यू आ जाएगा। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं प्लेट्यू। ये चीज़ था। ये 2 फैक्टर आप लोगों को समझ आए, टेम्परेचर और कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन भले सबस्ट्रेट की हो भले एंजाइम की हो, इससे हमारे पास रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। जिस तरह हर ऑर्गेनिज्म की एक अलग पीएच होती है काम करने के लिए, उसी तरह अलग टेम्परेचर होता है काम करने के लिए, उसी तरह हर एंजाइम की एक अलग पीएच है काम करने के लिए। एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है अपनी पीएच के, जिस पर वो काम करेगा। जिस तरह हमारे पास अगर हमने कोई कपड़ों को धोना है तो हमने वॉशिंग सोडा ही डालना है, हम बर्तनों वाला साबुन नहीं डाल सकते। इसी तरह अगर हमने जो है वो प्रोटीन का जो है वो रिएक्शन कराना है, तो हमें जो है वो उस एंजाइम को उसी पीएच में रखना है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। अगर हम उस पीएच पे नहीं रखेंगे तो वो एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, उसकी जो है वो नेचर नहीं काम करेगी। पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती है किस पे, अमाइनो एसिड
के चार्ज पे, ठीक है। लिटिल चेंज इन पीएच कॉज आयोनाइजेशन एंड बिकम इनएक्टिव। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी पीएच चेंज होगी तो वहाँ पर एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे। ये कुछ भी हमारे पास एंजाइम्स हैं जिसके पीएच आपने याद रखनी। पेप्सिन के लिए हमारे पास जो पीएच होती है 1.5 से 2.5, लेकिन जो बेस्ट वर्क कर रहा होता है वो 2.5 पे कर रहा होता है। इसकी ऑप्टिमम जो पीएच होती है वो 14 होती है। हमारे पास 1 से लेकर 6 तक जो भी हमारे पास पीएच आएगी वो एसिडिक पीएच के अंदर आएगा। 6 के बाद 14 तक जो भी होंगे वो बेसिक पीएच पर आ रहे होंगे। सुक्रेज के लिए 4.50, एंटीरोकाइनेज के लिए 5.50, सिलेवरी अमाइलेज जो हमारे पास किसको कन्वर्ट कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है, उसकी 6.80, ट्रिप्सिन जो है हमारे पास प्रोटीन पे काम कर रहा होता है, माल्टेज भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम्स होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है हमारे पास लिपिड्स पे काम कर रहा होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है पैंक्रियाज के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पे काम कर रहा होता है। इनकी पीएच याद रखनी है। सुक्रेज हमारे पास और पेप्सिन हमारे पास स्टमक में होता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इस वजह से पेप्सिन और सुक्रेज दोनों जो है वो स्टमक के अंदर होते हैं, तो इनकी पीएच ज़्यादा है। सिलेबरी अमाइलेज हमारे पास हमारे माउथ के अंदर होता है। हमारे सलाइवा की जो पीएच है वो 8 पीएच है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो 6 हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो ये हमारे पास सलाइवा के अंदर होता है। ये हमारे पास पैंक्रियाज के अंदर होती है। पैंक्रियाज हमारे पास एसिडिक नेचर पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ये हमारे पास कौन से बेसिक है। आपने याद रखना है इसका ग्राफ, हम ग्राफ के अंदर नीचे पीएच ले रहे होते हैं, ऊपर रिएक्शन ले रहे होते हैं। ग्राफ हमारे पास इसका पीक वाला होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लाइंस लगी होंगी, हमने देखना होगा कि हमारे पास पीएच जो है वो किसके बराबर आ रही है। पीएच फाइंड करने के लिए या पीओएच फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, 14 में से जो हमारे पास पीएच है वो माइनस करो तो हमें पता चल जाएगा वो कितनी आ रही है, तो वो एसिड है या बेस है क्या है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो अब